ओह नो। आज का टॉपिक कहीं से भी क्वीन से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस स्टिक के बारे में कि हम जब भी कोई हमारे हिप में दिक्कत रहती है, तो जो हम इस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस हाथ में करते हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है, हम इस सेशन के थ्रू उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम एवरीवन। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले जो दो तीन टेक्निकल टर्म्स हैं हम उसको जान लेते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बायोमैकेनिक्स। कि बायोमैकेनिक्स क्या है? तो बायोमैकेनिक्स है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो हम चूंकि यहाँ पे हिप को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम हिप हिप जो जॉइंट है हमारा, तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम कैसे स्टडी करते हैं, या फिर उसको जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को जो स्टडी करते हैं, वो है बायोमैकेनिक्स। और आप ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? कि फोर्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इज मैकेनिक्स। इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली। एक काइनेमेटिक्स भी होता है जो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन को कहते हैं। और काइनेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज लाइक फोर्स। और काइनेजियोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन या मूवमेंट, उसको हम काइनेजियोलॉजी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए देखेंगे हिप का फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फोर्सेस और मोमेंट्स का जो उस बॉडी पे लग रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब सवाल ये आता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ऑल द फोर्सेस न्यूट्रलाइजेस देमसेल्फ सो द बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम। तो जो उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, वो सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि वो बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और इसी के इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारे फोर्सेस का, जो उस बॉडी पे उस टाइम लग रहा है, जो मेंटेन कर रहा है उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, वो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ हम देखते हैं हिप के फ्री बॉडी डायग्राम को। यहाँ एक और टर्म आएगा, टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अगर हम रोटेशनल फोर्स, टॉर्क इज बेसिकली रोटेशनल फोर्स। जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं, तो ये दरवाजे का जो फिक्स वाला पॉइंट है, और ये जो है, जो पार्ट मूव करता है, ये वो पार्ट है दरवाजे का। तो हम जो ये फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, तो दिस फोर्स और जो ये लेंथ है इनटू दिस लेंथ, मोमेंट आर्म, जो इसको मिला करके जो रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है जो इस दरवाजे को मूव करता है, वो टॉर्क है। तो इसी तरह से हमारा जो हिप जॉइंट है, तो उसमें भी अलग अलग फोर्सेस से टॉर्क लगता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं अपने हिप को। तो ये जो है, ये हमारा हिप जॉइंट है। ये हमारा हिप जॉइंट है। अब इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो लग रहा है जो बॉडी वेट का है, और ये जो एक सिंगल हिप का है, तो ये वन लेग स्टैंस का फ्री बॉडी डायग्राम है हिप का। वन लेग स्टैंस का मतलब जब हम एक पैर को जमीन पे से उठाए रखते हैं, मतलब हम एक पैर पे खड़े हैं, तो हम देखते हैं कि उस पैर के जो हिप है उसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स जो है वो तो बॉडी वेट का लगेगा, जो सेंटर ऑफ मास से लगेगा बॉडी वेट का। और एक फोर्स लग, अब चूंकि एक फोर्स बॉडी वेट का लगेगा, तो जो बॉडी है इस तरफ झुकने की कोशिश करेगा, तो तभी जो दूसरा फोर्स लगता है एट द सेम टाइम, वो फोर्स ऑफ एबडक्टर मसल्स का लगता है। एबडक्टर मसल्स, ये फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज लगता है,
और ये फोर्स जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अब क्योंकि हिप स्टेबल रहता है उस टाइम जब हम एक पैर पे खड़े होंगे और हिप स्टेबल है, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो जो ये फोर्स है, जो बॉडी वेट का फोर्स है और जो एब्डक्टर मसल्स का जो फोर्स है वो बराबर है। तो हम इसी चीज को इस इक्वेशन में डालते हैं कि जो दोनों का जो टॉर्क है वो बराबर है, तभी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ये हिप। तो अब ये देखिए कि जो फोर्स है जो बॉडी वेट की वजह से लगा है, और ये मोमेंट आर्म इनटू दिस मोमेंट आर्म must be equal to the force by the abductor muscles into मोमेंट आर्म, जो मोमेंट आर्म है एब्डक्टर मसल्स का, उसके दोनों, इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इस दोनों वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब दोनों तरफ का जो टॉर्क है बराबर होगा, तभी वो हिप जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो अब चूंकि हमें पता है कि जो हम ये मानते हैं यहाँ पे, ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी वेट मान लो 600 न्यूटन है। हम ये बॉडी वेट मान रहे हैं 600 न्यूटन है यहाँ पे, और जब हम एक पैर उठा करके हैं तो ये जो फोर्स होगा, ये ये जो है बॉडी बॉडी वेट के 5/6 टाइम्स होगा, क्योंकि हम एक पैर जो है, एक पैर के जो का जो वेट है उसको हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो बॉडी वेट के 5/6 होगा। तो 5/6 ऑफ बॉडी वेट है, तो बॉडी वेट को हम यहाँ मान रहे हैं कितना, 600 मीटर। तो फोर्स ऑफ, जो फोर्स लगेगा बॉडी वेट की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो 500 न्यूटन है यहाँ पे। और इसमें ये रिलेशन क्या है दोनों के डिस्टेंस में, जो हिप से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है और एब्डक्टर मसल का जो मूवमेंट आर्म है, ये एब्डक्टर मसल्स का जो मूवमेंट आर्म है वो 1/3 होता है। तो मैंने इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया कि जो मोमेंट आर्म ऑफ, यहाँ तो मोमेंट आर्म ऑफ बॉडी वेट ही है, या एब्डक्टर मसल्स के मोमेंट आर्म को मोमेंट आर्म ऑफ बॉडी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मोमेंट आर्म ऑफ बॉडी वेट बाई 3 हो गया। तो जो ये निकल के आता है इस इक्वेशन से कि फोर्स ऑफ एब्डक्टर क्या होगा, वो 3 इंटू फोर्स ऑफ बॉडी वेट होगा। जो फोर्स ऑफ बॉडी वेट का है उसके 3 टाइम्स होगा। तो फोर्स ऑफ एब्डक्टर, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि जो बॉडी वेट का के थ्रू जो फोर्स होगा वो कितना है, 500 न्यूटन है। तो फोर्स ऑफ एब्डक्टर हो जाएगा 1500 न्यूटन। तो अब इसका हम, अब चूंकि ये फोर्स स्ट्रेट नहीं लग रहे हैं, ये जो है वेक्टर फोर्स है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इस वेक्टर का इक्विवेलेंट होगा वो ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स होगा। मतलब इतना, जब एक ज्वाइंट के दोनों तरफ, एक तरफ बॉडी वेट का और एक तरफ एब्डक्टर मसल का जो फोर्स लग रहा है, और ये ज्वाइंट स्टेबल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इस दोनों फोर्स का जो का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो जिसको हम ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स कहेंगे, जो उस पार्टिकुलर हिप ज्वाइंट पे लगेगा, वो हम निकालने के लिए ट्रायंगुलर मेथड का यूज करके हम देखते हैं कि देखो इस, ये जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को भी वो कर रहा है और डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ एब्डक्टर मसल्स 3 टाइम्स है, तो लेंथ भी उसी हिसाब से है। तो ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स जो है वो हिप पे जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लगेगा। तो यही हम फील करते हैं हिप पे। तो जब भी हम, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स। तो ये बेसिकली हम फाइनली हिप पे अपने फील करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। तो जब भी कोई हमें पैथोलॉजी होता है या वहाँ पे कोई दिक्कत हिप पे रहता है, तो हम चाहते हैं कि ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स वो कम हो, ताकि वो हिप पे उतना जो है फोर्स कम लगे, रिजल्टेंट फोर्स कम लगे,
और उसी हिसाब से जो परेशानी है वो कम से कम हो। तो हम बेसिकली जो हमारा वो रहता है, मोटो रहता है, वो ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स को कम करने का रहता है। तो अब सवाल ये है कि हम ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स को कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं आज। वो है कि हमने देखा है कि लोग जो है स्टिक यूज करते हैं। तो स्टिक, सबसे पहली बात है कि स्टिक जो है किस तरफ यूज करना चाहिए। स्टिक जिस ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, जिस तरफ के, अगर दाएं हिप में प्रॉब्लम है तो हमें दूसरे साइड में स्टिक यूज करना चाहिए, मतलब बाएं साइड में स्टिक यूज करना चाहिए। अगर बाएं हिप में प्रॉब्लम है तो हमें दाएं हाथ में स्टिक लेना चाहिए। अब ये स्टिक करता क्या है, अब ये देखते हैं हम। अब चूंकि एक बार हम ये समझ चुके हैं कि हिप पे फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, जो बॉडी वेट वाला फोर्स है वो क्लॉकवाइज काम कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ एबडक्टर मसल्स है जो वो एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट जेआरएफ, ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स, बन के आ रहा है। हमें इसे ही कम करना है। तो अब हम यहाँ पे जो है इस वाले पोजीशन में, हम इस वाले पोजीशन में स्टिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये देखिए कि अब हमने इस वाले पोजीशन में स्टिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसका मोमेंट आर्म कितना है, 0.5 मीटर के अराउंड होता है, मतलब 50 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो टोटल जो फोर्स इसमें लगता है वो 100 न्यूटन के आसपास लगेगा। तो अब ये कैसे काम करता है, देखिए। काम, ये दो काम करता है। एक तो एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है। हमने देखा कि जो है, हमने ये देखा कि बॉडी वेट जो है वो क्लॉकवाइज है और फोर्स ऑफ एबडक्टर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी जो है, अगर हम यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज फोर्स आ जाएगा तब तो ये इसको इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने में इसको तो फोर्स ऑफ एबडक्टर और बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे कोई एंटी क्लॉकवाइज फोर्स चाहिए जो इसको एड कर सके, फोर्स ऑफ एबडक्टर को एड कर सके। तो जो ये स्टिक है ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स देता है 100 न्यूटन का। और चूंकि इसका जो मोमेंट आर्म इतना ज़्यादा है, 0.5 मीटर है, तो जो टॉर्क होगा वो, भले ही ये 100 न्यूटन है लेकिन टॉर्क इसको मल्टीप्लाई करके ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन इंटू 0.5। तो ये अराउंड 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। जबकि हमारा यहाँ पे था 15 सेंटीमीटर। और ये हम जो बॉडी फोर्स बाई बॉडी वेट था वो हमने 500 न्यूटन माना था। 500 इंटू 1.5 मीटर। देखिए एक तरह से ऑलमोस्ट जो है कैंसिल आउट कर रहा है ये फोर्स ऑफ बॉडी वेट को, जस्ट बिकॉज इसका जो है मोमेंट आर्म दूसरे हाथ में लेने से इसके कई गुना ज़्यादा है। फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है जो ये रिड्यूस कर रहा है, बट चूंकि मोमेंट आर्म जो है जो बॉडी वेट के मोमेंट आर्म से 3-4 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो ऑलमोस्ट जो है इसके टू थर्ड जो है, जो फोर्स ऑफ बॉडी वेट है उसको कैंसिल कर दे रहा है। तो जो जे आर एफ, रिजल्टेंट जे आर एफ होगा
वो भी इसी हिसाब से कम होगा। तो हमें जो है वो जेआरएफ को ही कम करना है, टोटल इन टोटल जो है हमें आफ्टर ऑल जेआरएफ को ही कम करना है। तो यहाँ पे हम स्टिक लेकर के, जो स्टिक के लिए जो स्टिक का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो बॉडी वेट के क्लॉकवाइज टॉर्क को काफी हद तक कैंसिल कर दे रहा है। तो रिजल्टेंट जेआरएफ जो होगा वो भी कम होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ एबडक्टर यूज होगा वो भी कम होगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए काफी कम फोर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट जेआरएफ भी काफी कम होगा। तो इससे उस हिप पे उतना ही कम जोर पड़ेगा और आसानी से हम चल सकते हैं। तो इसी बॉडी इसी मोमेंट आर्म की वजह से जस्ट 15% जो बॉडी वेट है वो स्टिक के थ्रू जाता है, लेकिन जो जेआरएफ में रिडक्शन होता है वो 60% का होता है। और हमें फाइनली ये जेआरएफ में ही रिडक्शन चाहिए, हिप पे कम से कम जोर डालने के लिए। तो हमें ये देखिए कि एक स्टिक लेने से जो है वो हिप पे जो जेआरएफ है वो 60% जो है वो कम हो जाता है। तो हमें कम से कम उसमें जोर पड़ता है और हम आसानी से चल पाते हैं। तो ये था इसके जो स्टिक लेने के पीछे का साइंस। नेक्स्ट डे हम और टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।